साथ अब इस समय है एनआईसीएम से कुंज बंसल। कुंज जी, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया जुड़ने के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इस मार्केट को? एक रिलक्टेंट बुल की तरह से, या फिर एक यहाँ पर लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, थोड़ा सा मार्केट को अगर नीचे आ जाए तो बेटर रहेगा? तो कुछ चीजें नोटिस करने जैसी हैं मार्केट में। एक तो लार्ज कैप इंडाइसेस चले हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, बट एक ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट बाजार में क्लियरली नहीं रहा है। और जो दिख रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस के नॉन पार्टिसिपेशन में, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स के नॉन पार्टिसिपेशन में भी। तो पहली बात तो ये इन इन टर्म्स ऑफ मार्केट को देखने की। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये रहा है कि ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमी मार्केट मूवमेंट में काफी फर्क रहा है। ग्लोबल मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। खाली आई एम सरप्राइज, और मैं अभी तक कारण नहीं ढूंढ पाया हूं कि नवंबर के महीने में हांगकांग का बाजार एचएसआई कुछ 23 या 25% एक सिंगल महीने में बढ़ा है। क्यों बढ़ा है मुझे पता नहीं, बट एनीवे उसको हम छोड़ दें तो हमारे बाजार ने सेंसेक्स और निफ्टी ने 3% रिटर्न नवंबर में दिया है, जो ग्लोबल मार्केट से इन लाइन फॉर द मंथ है, बट फिर भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं है। तो उस हिसाब से, और वापस अगर हम लार्ज कैप इंडाइसेस में भी आए तो इंडेक्स लाइफ हाई पे कल को छोड़ के और पिछले 3 4 5 दिन से चल रहे थे। बट सारा अगेन विद इन लिमिटेड लार्ज कैप में भी ब्रॉडर पार्टिसिपेशन नहीं था। सेक्टर या स्टॉक रोटेशन को ले लेकर इंडेक्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ऑटोमोबाइल ने बिल्कुल इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बैंकिंग ने लिमिटेड वे में किया है, एक दिन एफएमसीजी ने सपोर्ट दे दिया, एक दिन ऑयल एंड गैस ने दे दिया। तो इससे मुझे लग रहा है कि ठीक है, थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म में जो एफआईआई बाइंग आई, और जैसा हम सभी जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी हमेशा एक डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है, स्पेशली थोड़ी ज्यादा क्वांटम में आ जाए तो उसने बाजार को चला दिया है। पर ऐसी बहुत स्ट्रेंथ की ये लाइफ हाई चलता रहेगा और सस्टेन करेगा और आगे भी बढ़ेगा, ऐसा लग नहीं रहा है। तो मुझे लगता है अब धीरे धीरे ये टॉपिंग आउट जो हुआ है वो हो सकता है और चालू रहे यहाँ से, और फ्रेश हाइज। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हमेशा शॉर्ट टर्म में मार्केट जा सकता है, बट एक सस्टेन्ड बेसिस पे वन वे ऊपर चलता रहेगा ऐसा नहीं लगता है। ओके, और वन वे में ऊपर चलता है ऐसा नहीं लग रहा है। और मार्केट अब इस समय डेज लो पर, निफ्टी इस समय वो अपने जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, 18,742। इवन जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 18,730 उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट लेवल टू वॉच जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आएगा करीब करीब 18,620 पर। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, फिर आईटी में क्या व्यू बन रहा है आपका कुंजू? क्योंकि आईटी में एक काफ़ी पिछले दिनों में स्ट्रेंथ आई है, और एक क्लियरली एक यूएस मार्केट से भी एक व्यू बना है। एक नैस्डैक ने भी अच्छा खासा मूव दिखाया है। एक लग रहा है कि बॉन्ड यील्ड्स भी टॉप आउट हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट साइकिल थोड़ी पीक आउट हो रही है। तो यहाँ पर आईटी में इस समय आप बाइंग करेंगे क्या, और अगर करेंगे तो कहाँ करेंगे, लार्ज कैप में या मिड कैप में? जी, तो हमेशा से कुछ चीजें होती हैं, तो सबसे पहले तो व्यू पॉजिटिव है, पर मैं उसको मैंने मतलब समरी बता दी है, पर मैं थोड़ा सा एक दो फैक्टर्स की बात करते हुए आता हूं कि एक तो किसी भी सेक्टर या स्टॉक का व्यू मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में हमको हमेशा देखना पड़ता है। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि मार्केट लार्ज कैप टर्म्स में स्पेशली लाइफ हाई पे जा रहा था, बट एट द सेम टाइम हम 13 महीने का कॉन्टेक्स्ट लें तो अक्टूबर 2021 में 18,500 का निफ्टी था, और आज हम दिसंबर 2022 में मोरलेस वहीं पे हैं। तो 13 महीने में बाजार ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर, अगर हम रीसेंट शॉर्ट टर्म मूवमेंट की भी बात करें तो सितंबर में जो लो था वहां से करीब करीब 8% बाजार ऊपर मूव हो गया है। अब ये इन दो पर्सपेक्टिव में बाजार बढ़ा है कि 13 महीने में कोई रिटर्न नहीं है, बट 2 महीने में 10% रिटर्न स्पेशली लार्ज कैप का हो गया है। तो ऐसे में ये होता है कि फिर बाजार या जो इंक्रीमेंटल पैसा बाजार में आता है, नया पैसा आता है, वो नॉन पार्टिसिपेटेड सेक्टर्स को जिनमें फंडामेंटल कंफर्ट है ढूंढता है। उसमें आईटी सेक्टर का पार्टिसिपेशन पिछले कुछ दिन से देखने को मिला है। जैसा मैंने कहा, फंडामेंटल्स में सितंबर क्वार्टर के नंबर्स तक कुछ कंसर्न था कि एम्प्लॉइज कॉस्ट बढ़ रही है, एट्रिशन हाई है। अभी भी कहीं ना कहीं कंसर्न है कि क्या ग्रोथ रेट्स और कम हो जाएंगे, कुछ कम तो हुए ही हैं। तो अब धीरे धीरे कहीं बाजार में ये फीलिंग आ रही है कि एक बैलेंस आ गया था थोड़े दिन पहले और अभी भी, बिटवीन दी करेक्शन जो पीक से इंडिविजुअल स्टॉक्स में और इंडेक्स में भी 25 से 40% अच्छे स्टॉक्स में भी हो गए थे। जो कंसर्न थे ग्रोथ कम होने के, वो उसमें बिल्ड इन हो गए हैं, और यहां से कंसर्न कम हो जाएंगे जाने वाले टाइम में। और जैसा मैंने कहा, मार्केट में नया पैसा ढूंढ रहा था कि कौन से सेक्टर है जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो और अब इसमें जो आपने फैक्टर जोड़े कि इस महीने में हमारा आरबीआई का पॉलिसी का भी डिसीजन नोन होगा, यूएस फेड का भी आने वाले टाइम में नोन होगा, यील्ड्स थोड़ा बहुत करेक्ट होना शुरू हुई है। तो इन सब
को पर्सपेक्टिव में रखते हुए जो अभी रिसेंट पिछले 2-3 दिन में 4 दिन में कुछ रैली हो गई है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि अच्छा यहाँ से मीडियम टर्म व्यू लेते हैं 6 महीने से साल भर का, तो आईटी सेक्टर में अच्छा रिटर्न बन सकता है। जो आपने प्रश्न पूछा कहाँ लेंगे, तो मुझे लगता है लार्ज कैप मिड कैप जब सेक्टर चलता है तो सभी चलते हैं, पर मिड कैप में वैल्यूएशंस का कंफर्ट ज्यादा है, हालांकि उनके फाइनेंशियल्स भी लार्ज कैप से उस हिसाब से बैलेंस थोड़े से कम है मार्जिन टर्म्स में, पर फिर भी और पार्टिसिपेशन ज्यादा आएगा। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करना चाहें तो कोफोर्ज, हालांकि सारे ही स्टॉक अच्छे हैं और अच्छे चल रहे हैं, बट कोफोर्ज एक स्टॉक है डिस्क्लोजर की मेरे पर्सनल होल्डिंग में है, मुझे लगता है वो एक यहाँ से अच्छा रिटर्न मिड कैप में अभी भी आईटी में दे सकता है। ओके, कोफोर्ज में अच्छा रिटर्न आ सकता है। अच्छा, आज थोड़ी सी मिड कैप प्राइवेट बैंकों में बाइंग लौट रही है। हमने बात की थी बंधन बैंक की, एक उसके अलावा एक स्टॉक और लेकर आई है सिटी यूनियन बैंक इस समय। ये सिटी यूनियन बैंक भी इस समय एक अच्छा खासा आपको मूव दिखाएगा। ये दोनों स्टॉक एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उसके बाद उस पर बात करेंगे। ये सिटी यूनियन बैंक देखिए इस समय डेज हाई पर करीब करीब 2% ऊपर। कुंज, इन स्टॉक्स पर कोई व्यू, कोई प्रिफर्ड पिक्स मिड कैप बैंक्स में? पहले प्राइवेट बैंकों की बात करते हैं, उसके बाद पीएसयू बैंकों की बात करेंगे। जी। तो पहली बात तो वही जो हम अभी आईटी के लिए बात कर रहे थे कि जब बाजार चलने लगता है ऊपर भी या नीचे भी, इस करंट कॉन्टेक्स्ट में ऊपर चल रहा है, तो फिर धीरे धीरे नॉन पार्टिसिपेटेड सेक्टर्स और स्टॉक्स को ढूंढता है। तो मुझे लगता है वहां पे ये स्टॉक्स, स्पेशली बंधन बैंक उस कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम अगर फंडामेंटल्स की बात करें या फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें, मोर स्पेसिफिकली सितंबर क्वार्टर जो अभी रिसेंटली गया है उसकी बात करें, तो बंधन बैंक के नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और न सिर्फ सितंबर क्वार्टर में, मेरे ख्याल से पिछले 4-5-6 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली नंबर्स में इशू आ रहा है, क्वालिटी एनपीए को, एसेट क्वालिटी को लेके, कलेक्शन एफिशिएंसी को लेके और डिसबर्समेंट को लेके भी। तो ये एक मुझे लगता है शॉर्ट टर्म टेक्निकल मोर ऑफ, काफी गिर गया था स्टॉक, पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा था, तो बाजार चला है तो पार्टिसिपेशन की स्टोरी है। वहां से अगर हम मूव करें, जैसा आपने कहा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, और 1 मिनट के लिए हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, करीब करीब सभी ने अच्छे नंबर्स दिए हैं। सो दिस इज द अदर कॉन्ट्रास्ट की, एक तरफ बंधन बैंक ने बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं दिए, पर सितंबर क्वार्टर में करीब करीब सभी बैंकों के अच्छे नंबर दिए। तो सिंस आपने सिटी यूनियन बैंक का रेफरेंस दिया, तो अच्छे नंबर्स दिए हैं, और हिस्टोरिकली भी ठीक है, कोविड क्वार्टर जब 1-2 थे तो सभी में प्रेशर आया था, फिर धीरे धीरे सबने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, किसी ने डिसबर्समेंट ग्रोथ पे फोकस किया, किसी ने एसेट क्वालिटी पे फोकस किया, किसी ने मिक्स फोकस किया, किसी ने मार्जिन पे फोकस किया, पर धीरे धीरे सभी ने नंबर्स इंप्रूव किए। सिटी यूनियन बैंक विद इन ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर अगर हम लॉन्ग टर्म पे लेते हैं तो रहा है, और इसलिए इसका वैल्यूएशन भी एक नॉच बाकी सारे ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक से हमेशा से ऊपर चलता है। पर मुझे लगता है फिर भी वो एक बेटर मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पिक है। बंधन बैंक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अपने अपने हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस से, स्टॉप लॉस के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। ओके, चलिए तो ये इस समय कॉल सिटी यूनियन बैंक पर इस समय थोड़ा सा एक मूव अब हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये जो प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं इन पर भी थोड़ा आईईएक्स जैसे स्टॉक्स हैं, यहाँ पर कोई व्यू कुछ? तो ये कंपनीज हमेशा से मोर ऑफ एन्युइटी ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल रहा है, और उसका एक्सटेंशन, या मैं हमारे दर्शकों के लिए एक आम भाषा में बात करूं तो इनमें ग्रोथ बहुत एग्रेसिव देखने को मिले, ऐसा एक चेंज ऑफ फेज ऑफ मार्केट में होता है। तो चेंज ऑफ फेज ऑफ मार्केट से मेरा मतलब यह है कि हम 2020 से 21 में जब गए थे तो सडनली वॉल्यूम्स बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ गए थे, तो उसमें एन्युइटी मेरी बेस्ड बिजनेसेस, एक्सचेंजेस स्पेशली जो दूसरे भी लिस्टेड हैं या डिपॉजिटरीज लिस्टेड हैं, उनको काफी फायदा हुआ था, ग्रोथ रेट बढ़ गई थी। बट ऑन अ लॉन्गर टर्म इनकी ग्रोथ रेट मुझे लगता है सिंगल डिजिट में रहने वाली है। पर एन्युइटी का अगेन मतलब यह है कि बहुत कैश जनरेटिंग बिजनेसेस हैं, री इन्वेस्टमेंट के लिए इनको बहुत ज्यादा कैश की जरूरत नहीं है, तो एज अ रिजल्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो हमेशा हाई रहेगा। डिविडेंड यील्ड हाई नहीं रह सकता है, वो शेयर प्राइस पे डिपेंड करेगा, बट डिविडेंड पे आउट रेशियो हमेशा रहेगा। पर क्योंकि ग्रोथ सिंगल डिजिट के आसपास रहेगी, तो एक सस्टेन्ड बेसिस पे बाजार को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करें ऐसा नहीं है। आईईएक्स की जो आपने बात की स्पेसिफिकली, उसमें अभी बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है, तो उसकी वजह से काफी थोड़ा, और उसके पहले स्टॉक काफी गिर भी गया था, तो वैल्यूएशन एक सर्टेन लेवल पे तो अट्रैक्टिव हो ही जाते हैं, तो उसकी वजह से वो चला है। बट एक सस्टेन्ड बेसिस पे अच्छा रिटर्न एन्युइटी बेस्ड कंपनीज मार्केट आउट परफॉर्मिंग रिटर्न शेयर मार्केट प्राइस के टर्म्स में दे देंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ओके, चलिए ठीक है, तो ये है आईएक्स पर व्यू। अच्छा, एक आपकी तरफ से कोई अपने प्रेफर्ड पिक्स कुंज, कोई 2-3 स्टॉक आइडियाज? जी हाँ, तो जैसा हम बात कर रहे थे कि लार्ज कैप चला है, उसमें भी सेक्टोरल रोटेशन हुआ है,
और मिड कैप नहीं चला है, तो मैं एक लार्ज और एक मिड कैप में आइडिया दे दूं तो हालांकि अभी ऑटो में थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट सा दिख रहा है, पर फिर भी पैसेंजर व्हीकल के नंबर हमने ये इस नवंबर महीने के भी आए हैं वो देखे हैं, तो अच्छे नंबर्स आए हैं। और मारुति जो है करीब करीब 10% करेक्ट हो गया है। जो सितंबर क्वार्टर का नंबर आया था बहुत अच्छा नंबर आया था, मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखे थे और उसके बाद स्टॉक 52 वीक हाई पे गया था, वहां से 10% करेक्ट हो गया है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल लेने की जरूरत है, दिसंबर में भी नंबर्स अच्छे आएंगे। और क्योंकि मेटल प्राइसेस इन जनरल कमोडिटी प्राइसेस का करेक्शन चालू रहा है, तो मार्जिन सितंबर क्वार्टर से सीक्वेंशियली हो सकता है और इंप्रूव दिख जाए, तो उस टाइम में सडनली हमें देखेंगे कि मार्केट का इंटरेस्ट वापस आ गया है। तो एक ऐसा स्टॉक हम ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक मिड कैप की तरफ आते हुए और सेक्टर भी चेंज करते हुए लॉजिस्टिक्स में मुझे लगता है टीसीआई एक्सप्रेस एक कंपनी है जो जो कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर्स दे रही है और धीरे धीरे परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट दिखा रही है। बिजनेस सिनेरियो इंप्रूव हो रहा है, उस वजह से टॉप लाइन में भी ग्रोथ हो रही है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए हैं वेयर हाउसेज वगैरह बनाने में, ऑटोमेशन में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी वजह से मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, आने वाले टाइम में और इंप्रूव होंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो करंट मार्केट के पर्सपेक्टिव में, जैसा कहा कि मैंने कहा कि लार्ज कैप चला है पर सेक्टोरल रोटेशन हुआ है, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चले हैं, सितंबर क्वार्टर के नंबर के बाद स्टॉक्स इन जनरल करेक्ट हुए हैं तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए। तो इन सब फैक्टर्स को बैलेंस में रखते हुए ऐसे स्टॉक्स मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को देखने चाहिए। चलिए कुंज, शुक्रिया आपका ये सारी बात करने के लिए और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर अपना व्यू रखने के लिए। और शो खत्म करें इससे पहले एक जरा मार्केट का एक रुख लेते हैं और एक जरा एक स्टॉक लेकर आइए पहले, आदित्य बिरला कैपिटल। एक बार जरा एक इंट्राडे में उसका मूव लेकर आइए, एक ज़बरदस्त मूव। ये 2 दिन पहले भी ये स्टॉक हमने स्पॉट किया था, यहाँ पर एक मूव आया था। अभी देखिए एफएनओ का स्टॉक और इस समय एकदम से टॉप गेनर बन गया एफएनओ का। 1 घंटे पहले तक इसमें कोई मूव नहीं था, अभी एकदम से मूव आया और ये एक फ्रेश आपको इस समय एक मूव दिखा रहा है। एक श्रीकांत से एक चेक ले लेते हैं इस पर। श्रीकांत, एक बार जरा इस पर एक टेक चेक देंगे आदित्य बिरला कैपिटल पर। बिल्कुल। तो अनुज देखिए यहाँ पे एक काफी अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम बड़े कंसोलिडेशन के बाद का बड़ा ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि ये जो करंट ब्रेकआउट है वो और कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा और शायद फ्यूचर में हमें 200 रुपए के दाम भी देखने मिलेंगे। आज के दिन में वैसे अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट में भी इजाफा हुआ है और प्राइस एक्शन भी है, तो लगता है कि ग्रेजुअली इट इज हेडिंग फॉर 200। एक पुल बैक रैली है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली है और कोई भी करेक्शन अगर आता है 145 144 के करीब तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, चलिए श्रीकांत और अमित, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए 10 के धंधा ट्रेड्स में। शो खत्म करने का टाइम आ रहा है और एक बार जरा देख लीजिए निफ्टी डेज लो